हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही खास, जरूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और ये जनवरी में प्रभावी हुआ है। अभी सारे हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, चर्चा में भी काफी रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, जो भी आपने पढ़ा हो, लेकिन आज आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से परीक्षा के लिहाज से प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो पीसीएस की हो, खंड शिक्षा अधिकारी की हो या समीक्षा अधिकारी की हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि दो केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, दोनों पुर्तगालियों के हाथ में थे। ठीक है, तो अब उनके पूरा इतिहास देखेंगे कि कहाँ पर क्या है, कैसा प्रशासन था, कैसा शासन था, वहां पर सारी बातों को जानेंगे। कहाँ पर राजधानी थी, कितने जिले थे, लोकसभा सीटें कितनी थी, कौन सा इनका हाई कोर्ट है, ठीक है, कब से ये प्रभावी हुआ है, इनकी भाषाएं कौन सी हैं, कौन सी जातियां निवास करती हैं, यानी सारी बातों पर हम लोग पूरा ए टू जेड आज पूरा मंथन करने वाले हैं। और दोनों राज्यों को, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों पर विस्तार से चर्चा होगी, ताकि परीक्षा में यहां से कोई भी प्रश्न अगर आए तो वो गलत ना हो। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर देखेंगे आज तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न आराम से बन जाते हैं इन दोनों राज्यों को मिलाकर के। यानी कि इस टॉपिक से आपको 8 से 10 प्रश्न अभी हम तुरंत बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या एक दो प्रश्न अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ जरूरी बातें लिखी हुई हैं, इसके अलावा इनकी पूरा जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, इलाबोरेट करेंगे, सारा डिक्टेट करेंगे यहाँ पर। और आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए सारा नोट करने के लिए, ताकि इस टॉपिक को लेकर के किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहो और कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप उसको गलत ना करें, सही करके आए। ठीक है, आपने अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। ठीक है, डीपी एडुकर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या डीपी सिंह सर के नाम से भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तब भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो भी रिलेटेड पीडीएफ होती है या जो भी सामग्री होती है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देते हैं। बाकी का जो मेन वीडियो है वो यहाँ पर आपको हम बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि अब दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि अभी जो भारत में राज्य हैं वो कितने हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक थे, अब है नहीं, थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर को यानी कि जो राज्य का दर्जा था उसका राज्य का दर्जा खत्म करके और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, आपको पता ही है, पिछले दिनों। ठीक है, और पहले जो हमारे भारत में जो राज्य थे, यानी कि जम्मू कश्मीर ब्रेक होने से पहले तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो उस समय राज्यों की संख्या बची थी 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 9, यानी कि 7 और 2 9। ठीक है, अब 9 में से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक कर दिया गया है। तो अगर वर्तमान में हम बात करें तो भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे, बताएंगे कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब भारत में प्रेजेंट में है। ठीक है, तो जो इसके लिए लोकसभा में, राज्यसभा में अर्थात संसद में जो विधेयक पेश किया गया था, यानी कि इन दोनों को विलय के लिए, उस विधेयक का नाम है दादरा नगर हवेली और दमन दीव ब्रैकेट में संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019, ये विधेयक का नाम था। ठीक है, और इसको राज्यसभा में पेश किया गया था 27 नवंबर 2019 को, और ये राज्यसभा से उसी दिन पारित हो गया था। 27 नवंबर 2019 को इसको राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। ठीक है, आपको पता है कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य
हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर प्रत्येक 2 वर्ष पर मतलब रिटायर होते रहते हैं और लोकसभा भंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा कहीं भंग नहीं होती है। लोकसभा में ये विधेयक 3 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था और उसी दिन इसको पारित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जब ये संसद से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया तब इसको राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया और राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया 9 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये डेट अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो एक प्रमुख डेट आ रही है वो आपको याद रखनी ही होगी और वो है 26 जनवरी 2020। यानी कि ये जो विधेयक है ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है, लागू हो गया है। 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लाल किले की दीवार से इस बात की घोषणा की थी कि अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश होगा और अब देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी 8। ठीक है, तो ये कब से प्रभावी हुआ ये डेट डाल दिएगा 26 जनवरी 2020 से ये विधेयक प्रभावी हो गया और दोनों का विलय होकर के एक ही संघराज्य बन गया है। ठीक है, और जो अब नया नाम होगा इस राज्य का नाम क्या होगा? नया नाम दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव। ठीक है, ये पूरा नाम होगा दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव और जो इसकी राजधानी होगी वो होगी दमन। ठीक है, क्या होगी? दमन होगी। तो अभी जो दमन दीव की राजधानी थी वो दमन थी और दादरा नगर हवेली की राजधानी कहां पर थी? सिलवासा थी, आपको पता है। तो वहां से तो सब खत्म हो गया है, दादरा नगर हवेली से सारा कुछ दमन प्रशासनिक जो भी चीजें हैं दमन में आ गई हैं। तो दमन को अब दोनों की राजधानी बना दिया गया है और अब देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घट करके कितनी हो गई है? 8 हो गई है। तो परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं और राज्य कितने हैं? 28 हैं, 28 हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो किया गया है ऐसा क्यों किया गया है? ठीक है, क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई है? ठीक है, कि जो 2 राज्य अब तक चल रहे थे तो इनको क्यों मिलाया गया है, क्यों विलय किया गया है? तो बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, विलय का कारण क्या है? तो जो दोनों राज्य यानी कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव है इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो मात्र 35 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही दादरा नगर हवेली में एक जिला है जबकि दमन दीव में 2 जिले आते हैं। ठीक है, दादरा नगर हवेली में एक जिला है जबकि दमन दीव में 2 जिले हैं। ठीक है, और इनके दोनों राज्यों के अलग अलग प्रशासन होने की वजह से अलग अलग बजट होता था, अलग अलग सचिवालय था, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी थे, सारी प्रशासक भी अलग अलग थे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा दोनों के लिए अलग अलग बजट का आवंटन करना पड़ता था, तो खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो सरकार ने सोचा कि अगर इन सब में कटौती की जाए, खर्चों में कटौती करके और इसी पैसे को अगर विकास कार्यों में लगाया जाए तो वहां के नागरिकों का और बेहतर विकास हो सकता है, वहां की सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, और सरकार का एक उद्देश्य भी है। क्या उद्देश्य है? कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के तहत सरकार ने क्या किया कि दोनों राज्यों को मिलाकर के एक संघराज्य बना दिया। ठीक है, तो ये कारण था। अब जो विलय हो गया है इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा? तो देखिए फायदा क्या होगा कि जो सरकार की न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति थी वो साकार होगी, जमीनी स्तर पर लागू होगी कि यहाँ सरकार वास्तव में काम अधिक करना चाहती है लेकिन शासन कम करना चाहती है। ठीक है, और क्या होगा? अब जो है विलय होने से तीनों जिले मिलकर के एक साथ हो जाएंगे, यानी दादरा नगर हवेली का एक जिला और दमन दीव के 2 जिले मिलकर के जो नया राज्य बना है दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव, तो इस नए राज्य में 3 जिले होंगे। ठीक है, कितने जिले होंगे? 3 जिले होंगे। यहां से प्रश्न बनेगा कि नए राज्य में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। ठीक है, और जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी होंगी? 2 होंगी। मात्र लोकसभा सीटें कितनी होंगी? 2 होंगी। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है। और इससे क्या होगा? सरकारी कामकाज की दक्षता बढ़ेगी, यानी कि अधिक काम किया जा सकेगा और बेहतर काम किया जा सकेगा। साथ ही क्या होगा? नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी, यानी जो वहां के नागरिक हैं, लोग रहने वाले हैं, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि जो बजट
प्रशासनिक कार्यों पर खर्च किया जाता था, अब उस बजट को नागरिक सुविधाओं पर और जो भी वहाँ की सामाजिक सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं उन पर खर्च किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब बजट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दूसरी दिशा में जाएगा, तो जब वो विकास कार्यों में लगेगा तो जाहिर सी बात है कि नागरिकों को वहां पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। प्रशासन से संबंधित खर्चों में कटौती आएगी। ठीक, अभी दो प्रशासन थे, दो प्रशासक थे, दो, एक सचिवालय वहां पर है, एक सचिवालय यहाँ पर है। ठीक है, दोनों के अलग अलग अधिकारी थे, अलग अलग सैलरी, अलग अलग खर्चे, वेतन भत्ते, बहुत सारी चीजें। अब क्या होगा, एक ही होगा, खर्चा समझो जस्ट आधा हो गया। ठीक है, तो आधा पैसा बचा, उसको कहाँ लगाएंगे, विकास कार्यों में लगा देंगे। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, प्रशासन अच्छा हो जाएगा इससे और विकास को गति मिलेगी, यानी जो विकास अभी कम हो रहा था तो और ज्यादा इससे विकास होने की संभावना होगी। और जो दोनों का यानी कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव राज्य को मिलाकर जो नया राज्य बना है उसका जो हाईकोर्ट होगा वो कौन सा होगा, बंबई उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, इसके अधीन दोनों राज्य आएंगे, अभी भी थे। ठीक है, और अब भी होंगे, तो बंबई उच्च न्यायालय के अधीन ये होंगे। ठीक है, राजधानी कहाँ होगी, दमन होगी। और जो प्रशासक वर्तमान में है वो कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, जो वहां के प्रशासक, यही प्रश्न बन सकता है कि नए राज्य के संघ राज्य के प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रश्न पहले हम बना देते हैं। इस विधेयक का नाम क्या है, ये है। राज्यसभा में कब पेश हुआ, 27 नवंबर को। लोकसभा में कब, राष्ट्रपति ने कब अनुमोदन दिया, ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 2019। ठीक है, नए राज्य का नाम क्या होगा, ये प्रश्न बन सकता है, इस तरह लिखा होगा। ठीक है, प्रभावी कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। आपके हिसाब से प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, ये भी प्रश्न बन गया। राजधानी कहाँ होगी, दमन होगी। ठीक है, पूछा जाए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 35 किलोमीटर है। नए राज्य में कितने जिले होंगे, तो 3 जिले होंगे। कितनी लोकसभा सीटें होंगी, 2 लोकसभा सीटें होंगी। ठीक है, इनका हाईकोर्ट क्या होगा, बंबई उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और जो इनकी भाषाएं हैं, जो आधिकारिक भाषाएं होंगी वो कोंकणी, गुजराती और हिंदी, ये 3 भाषाएं होंगी वहां पर। जो आधिकारिक भाषा है कि सरकारी भाषा होंगी, सरकारी भाषा मतलब ये होता है कि इन भाषाओं में वहां पर काम किया जाता है, यानी कि जब कोई भी वहां शासन प्रशासन से संबंधित नोट या जो भी जियो आदेश जारी किया जाता है तो इन तीनों भाषाओं में या इनमें से किसी एक भाषा में जारी किया जा सकता है। ठीक है, और जो जनसंख्या यहाँ की होगी वो होगी 5,85,764 लगभग की जनसंख्या दोनों राज्यों को मिलाकर के होगी। ठीक है, तो आधिकारिक भाषा भी पूछी जा सकती है, राजधानी पूछी जा सकती है। इस तरह से ये प्रश्न यहाँ से आप देख रहे 6-7 प्रश्न आराम से बन जाते हैं। अभी 2-3 यहाँ से बन जाएंगे, तो करीब 8 से 10 प्रश्न आप देख पाएंगे कि इस टॉपिक से आपको मिल पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, मेरे साथ थोड़ा देख लीजिएगा, स्किप नहीं करना, अभी पूरा देखना वीडियो को। देखिए, दमन द्वीप के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर दादरा नगर हवेली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो दमन द्वीप की राजधानी कहाँ पर है, ये दमन में। ठीक है, और कितने जिले हैं, 2 जिले हैं, एक जिला है दमन और एक जिला है दीव। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जिले हैं, इसलिए नाम मिलकर के बन गया दमन और दीव। ठीक है, ये दमन कहाँ है, ये दमन है गुजरात के दक्षिण में, महाराष्ट्र के ठीक ऊपर स्थित है। कहां पर, ये गुजरात के दक्षिण में, महाराष्ट्र के ठीक ऊपर स्थित है। जबकि दीव कहाँ है, जो गुजरात मेनलैंड है। ठीक है, जूनागढ़ के निकट ये समंदर के किनारे स्थित है। कौन सा, दीव गुजरात मेनलैंड में जूनागढ़ के निकट समंदर के किनारे स्थित है और इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, इतने पास नहीं है, इतने 700 किलोमीटर है। ठीक है, कौन, दमन और दीव आपस में एक दूसरे से काफी दूर है। और इसका इतिहास क्या है, देखिए 1961 तक जो है क्या हुआ, 1961 तक जो है ये पुर्तगाली शासन के अधीन रहा है। ठीक है, जो पुर्तगाल आपने पढ़ा होगा इतिहास में, जो आपने देखा होगा कि जो पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली शासन के अधीन जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव और गोवा, दोनों ही पुर्तगाली शासन के अधीन कब तक रहे हैं, 1961 तक रहे हैं। ठीक है, और 1961 में दमन दीव और गोवा ये दोनों ही पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गए। तो 1961 में कि दमन दीव और गोवा को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, दमन दीव और गोवा को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब, 1961 में। और ये 1961 से लेकर के 1987 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। कौन, दमन दीव प्लस गोवा मिला करके। ठीक है, फिर क्या हुआ, वर्ष 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया।
ठीक है, यानी कि गोवा राज्य बन गया कब? तो प्रश्न बन जाता है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। ठीक है, जब गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिल गया तो फिर क्या बचा? सिर्फ दमन दीव। ठीक है, तो तब जो है दमन दीव अकेले केंद्र शासित प्रदेश है। कब से लेकर के? 1987 से लेकर के, जबकि 1961 से लेकर के 1987 तक दमन दीव और गोवा मिल करके केंद्र शासित प्रदेश थे, और 1961 से पहले दोनों किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन थे। ठीक है, तो ये था इनका दमन दीव का इतिहास। अब इसी प्रकार हम दादरा नगर हवेली का देख लेते हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो कहां पर है? सिलवासा है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक जिला है। दादरा नगर हवेली में कितना जिला है? मात्र एक जिला है, और इसके उत्तर में गुजरात है जबकि दक्षिण में महाराष्ट्र है। ठीक है, और 1954 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। ये कब? दादरा नगर हवेली 1954 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ, यानी कि इससे पहले पुर्तगालियों के अधीन था। वहीं वहां पर शासन करते थे, टैक्स वसूलते थे, सारा काम करते थे। लेकिन 1954 में ये पुर्तगालियों से मुक्त हो गया, तब जाकर के वहां की जनता के द्वारा स्वयं इस पर शासन किया गया। ठीक है, 1954 से यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन खत्म हो गया। वहां की जो खुद जनता थी, वहां की जो वो स्थानीय जनता के द्वारा शासन प्रारंभ किया गया, और 1954 से 1961 तक ये स्थानीय जनता के अधीन रहा, और इसको 1961 में क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? दादरा नगर हवेली को। तो पूछा जाए कि दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 1961 में बना है। और पूछा जाए कि पुर्तगालियों से एक कब आजाद हुआ है? तो 1954 में ये पुर्तगालियों से आजाद होकर के जनता के स्थानीय शासन के अधीन ये कार्य करने लगा था। और यहाँ की जो लगभग 62% जनसंख्या है, आबादी है, वो आदिवासी है। ठीक है, और जो यहाँ की प्रमुख एक वो है नदी है, इसका नाम है दमन गंगा। तो यहाँ का सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो दमन गंगा ही है, जो वहाँ की एक स्थानीय नदी है जहां से सिंचाई का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी इस राज्य के बारे में। आपने देखा कि मुझे लगता है कि शायद इतना आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से पूरा आप नोट डाउन करके इस पर एक पूरा नोट ही बना लीजिए, ताकि परीक्षा में अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको हल कर पाए और कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। ठीक है, हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि जिस भी टॉपिक को आपको हम पढ़ाएं वो कंप्लीट हो, और जितने प्रश्न बन रहे हो सारे के सारे प्रश्न वहां से आ जाने चाहिए, बाहर कोई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।